वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट है 29 नवंबर की। नवंबर का महीना भी ओवर होने वाला है और साथ ही साथ हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए हैं। जाकर के वीकली वाले भी आप कंप्लीट कर लो। वीकली है, डेली की तो आ ही रहे हैं, मंथली भी आ जाएगा। वीकली में फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों अपलोड हो चुके हैं। थर्ड वीक भी अपलोड हो जाएगा आज या कल में। तो वीकली अपना जो भी बच्चे फॉलो करते हैं वो जरूरी है करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना, क्योंकि उनसे समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे ऐसे फिर कुछ करंट अफेयर्स मिस आउट हो गए तो बड़ी दिक्कत देंगे। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये हमारे नंबर हैं जिसपे आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली अपडेट्स के लिए। बाकी ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट आज के 4 आर्टिकल्स। इंडिया और जापान, मुंबई की क्लाउड सीडिंग, क्लाइमेट चेंज और ओईसीडी का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ओईसीडी की रिपोर्ट क्लाइमेट फाइनेंस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 आर्टिकल्स हैं, इनको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया और जापान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में उनका कॉन्वर्ज है। तो देखो भाई, संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट है फेर्डिनांड मार्कोस जूनियर। वो गए थे जापान में फरवरी 2023 में, ठीक है। वो वहां पे गए थे ताकि फिलीपींस और जापान के बीच में जितना भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, रिलेशंस हैं या बॉर्डर के इश्यूज हैं, उनको सॉल्व किया जा सके इंटरनेशनल लेवल पे मिल करके। और साथ ही साथ अब हुआ क्या था कि इंडिया और फिलीपींस में भी आपस में एक डील साइन हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। $375 की डील साइन हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मतलब इससे इससे नहीं हुआ। असल में जो फिलीपींस है ना, वो चाइना पे अपना ध्यान देने की बजाय जापान और इंडिया की तरफ जो है फोकस कर रहा है, और अपने जितने भी बॉर्डर के ऊपर या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, डिफेंस, इसके जितना भी अमाउंट है, जितनी भी मनी है, जितना भी इसका फाइनेंसिंग है, वो सारी फाइनेंसिंग वो किससे ले रहा है? इंडिया और जापान से। तो हुआ ये है, इंडिया और जापान का रोल चाइना को हटा करके बाकी साउथ ईस्ट एशिया नेशन के साथ जो आसियान के भी मेंबर हैं उनसे बढ़ता जा रहा है। फिलीपीन की सरकार यहाँ पर बिल्कुल दोनों से सपोर्ट लेने को तैयार है। रिलेशंस भी दोनों के बहुत अच्छे बनने लग गए। और अब आज के टाइम पे काफी बड़ा इन्वेस्टर बन गया है जापान फिलीपींस का। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है किशिदा, जो नाम सुना होगा आपने इनका, किशिदा वहां पे भी गए थे। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। इंडिया और फिलीपींस की भी बात करें तब भी वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया ने भी वहां पर 7 इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बात करी है, लोन अग्रीमेंट बेसिस के ऊपर। इन हेलीकॉप्टर्स की जो सप्लाई होगी उसके ऊपर भी यही वही बात की जा रही है। आगे की कंसर्न्स भी कुछ इसी तरीके से रहेंगे कि दोनों को जो है, फिलीपींस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। अपना सिक्योरिटी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा। और इसी के साथ साथ जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है कि बुद्धिज्म पे भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं अपना रिलेशन, कल्चर के मामले में प्रोग्राम चला के वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके, होती नहीं है फिलीपींस के साथ। तो वही है कि दोनों कंट्रीज को जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंक्लूड करने की जरूरत है अपने डिफेंस के, जो पूरा एक उनका स्ट्रक्चर तैयार है उसी में। अभी तक क्या है कि उतनी ज्यादा अमाउंट में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नहीं। तो जैसे बाकी कंट्रीज के साथ हमारी काफी सबके साथ एक्सरसाइजेस चलते हैं, यूएसए के साथ सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस हैं, तो फिलीपींस के साथ हमारी है नहीं, है ना। तो वही है कि अब इंक्रीज करो। इंडोनेशिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, जापान के साथ है, लेकिन फिलीपींस के साथ कोई एज सच कोई मेरीटाइम एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही आपको दिमाग में रखना है कि ये एक पॉइंट है, आ सकता है इस पे क्वेश्चन। बाकी क्वाड भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्वाड जिसमें इंडिया जापान दोनों है, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए वो फिलीपींस के साथ भी अच्छे रिलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला पूरा आर्टिकल था
कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें आसियान के सारे मेंबर्स आते हैं, आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें इंक्लूड होता है फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ये सारी कंट्रीज के साथ चाइना को साइडलाइन करके किस टाइप से जो इंडिया है और जापान है, उन दोनों के रिलेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चाइना को साइडलाइन करके। तो यह आर्टिकल था उसी के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और चीजें सब बढ़ रही हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ। क्लाउड सीडिंग इन मुंबई। मुंबई इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। अभी तो चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बीएमसी, बीएमसी का नाम सुना होगा, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको ये ऑर्डर दिया है कि डस्ट और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करो वहां पर। तो अभी जैसे दिल्ली में भी डस्ट और एयर पॉल्यूशन काफी बढ़ गया था, तो उसके लिए आर्टिफिशियल रेन तक के कॉन्सेप्ट्स बात की गई थी। उसी टाइप से महाराष्ट्र के जो सीएम है, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई कुछ पार्ट्स मुंबई के वहां पे पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे किया जाएगा। और इसके लिए बीएमसी जो है मुंबई वाली, उन्होंने दुबई की एक कंपनी के साथ मेमोरेंडम एमओयू साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम। इसी के साथ साथ ये भी बोला है कि उनको 1000 वाटर टैंकर्स लेके आना है और सिटी को हर दिन उनके रोड्स को साफ करना है, जिससे एटमॉस्फेयर में होने वाला डस्ट कम होगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जो है एक तरीके का वेदर में चेंज करके आना, एक वेदर में कुछ ऐसे सब्सटेंस में सीड, मतलब एक तरीके से बीज ले आना, वेदर में कुछ नए नए सब्सटेंसेस को यहाँ पे रख देना, जिसकी वजह से जो पूरा प्रेसिपिटेशन है या बारिश है वो वहां पे होना शुरू हो जाए। और उसमें जो है हम लोग क्लाउड्स में ही सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट की हेल्प से। जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड्स में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन के बाद डायरेक्टली जो है वो इसकी वजह से रेनफॉल हो जाती है। तो क्लाउड सीडिंग होता है जिससे हम लोगों को एयर पॉल्यूशन, हमारा एग्रीकल्चर में हेल्प हो जाता है, और जितना भी जिस भी जगह पे सूखा पड़ा होता है वो भी वहां से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से एक बेटर ऑप्शन बन जाता है क्लाउड सीडिंग। आप यूं कह लीजिए कि एक आर्टिफिशियल रेन का कारण बन सकता है। आर्टिफिशियल रेन इज बेसिकली, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है पर इसको अभी हाल फिलहाल में ज्यादा न्यूज में रखा गया है, जो कि इसमें हेल्प करता है काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। तो क्लाउड सीडिंग अभी हाल फिलहाल में किया गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बोला गया। बहुत हो सकता है कि आगे चल के इसमें एयर पोल्यूशन हो जाए, बायोडाइवर्सिटी में हो, लेकिन ये काफी एक अच्छी टेक्निक है। इंडिया में इसको जो यूज किया जाता है वो ड्रॉट से रिलीफ के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली हमारा किसके ऊपर था, जो कि आसियान के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। दूसरा आर्टिकल हम लोगों को क्लाउड सीडिंग पे है, क्योंकि मुंबई में अभी क्लाउड सीडिंग काफी न्यूज में चल रहा है। तीसरा, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टोटली मेंस का आर्टिकल है, प्रीलिम्स में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब कोई बनेगा भी तो ऐसा कोई एग्जाम में पूछने लायक बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो डायरेक्टली हमारा किसी भी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, मतलब पेपर 2 में तो कम चांस है, पेपर 3 में इसके क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोगों को रेनफॉल में चेंज देखने को मिल रहा है, ड्रॉट बढ़ रही है, और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है COP28 अब स्टार्ट होने ही वाला है, 30 तारीख को है ना। अब वो स्टार्ट होने वाला है तो उसमें काफी सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, उसका काम ही है ये COP का। तो बेसिकली अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या है। डायरेक्ट इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट है, वेदर इवेंट्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ड्रॉट, फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, लोगों में एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिजीजेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं। मॉस्किटो, क्योंकि रेनफॉल में मॉस्किटो आते हैं, रेनफॉल का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो मॉस्किटो के डिजीजेस होते हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बढ़ते जा रहे हैं।
पानी है, पानी जमा होगा तो पानी से भी डिजीजेस निकलेंगे, उससे भी काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जा रही है। तो बेसिक बात ये है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है। पर कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जो हमको डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, वो इनडायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी होना, मतलब कि खाने की कमी हो जाना, क्योंकि अब बारिश अगर टाइम से नहीं आएगी तो उसकी वजह से क्रॉप का जो इनपुट है आपने उतना ही दिया, लेकिन जो क्रॉप का आउटपुट है वो तो डिक्रीज हो गया ना, आउटपुट तो आया ही नहीं। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड जो अभी तक है लोगों की वो तो हद से ज्यादा ही है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है। सप्लाई कम होने की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। एंड पॉल्यूशन, वो तो है ही सबसे बड़ा कारण, और हैबिटेट लॉस, क्योंकि कोस्टल एरियाज और बायोडाइवर्सिटी रीजन में अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता ही पड़ता है। और उसी की वजह से अर्बनाइजेशन, वो भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन में लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी यूज काफी हद तक करते हैं, उसका क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका आगे चल के हमारे पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आप रीड कर सकते हो। और आर्टिकल्स क्वेश्चन इस पे बनता है तो कंटेंट आपका यही रहेगा, घुमा फिरा के जो आपको आंसर अपना प्रेजेंट करना है वो इन्हीं पॉइंट्स में रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है आंसर राइटिंग में, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स में लिखना जरूरी है। इन सब आर्टिकल्स में पॉइंट्स के साथ ही पूरा एक आंसर तैयार हो पाएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का लिखा, फिर आपने एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, सी लेवल राइज लिखा, वाटर शॉर्टेज लिखा और लिखना शुरू कर दिया। तो इसी टाइप से लिखोगे तभी सिर्फ और सिर्फ आंसर प्रेजेंटेबल लग पाएगा। क्वेश्चन आता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो आप पॉइंट्स बना के लिखोगे कि क्लाइमेट चेंज ऐसे ऐसे है, इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, एंड देन यू विल राइट अबाउट द कंप्लीट उसके इम्पैक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर रहेगा। जैसे अभी बताया, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इनडायरेक्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इनडायरेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ऐसे करके लास्ट में कंक्लूड करके आंसर खत्म कर सकते हो। लास्ट है अपना ओईसीडी की रिपोर्ट क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने अपनी यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है कि भाई ये जो है इकोनॉमिकली डेवलप जितनी भी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वो मिल करके 2021 में 100 बिलियन पर ईयर यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, अभी तक इसके फुलफिल हुआ नहीं है। और डेवलप्ड कंट्रीज ने 2021 में 89.6 था, जबकि टारगेट था $100 बिलियन का। तो उसके लिए करीब 12-13% की कमी जो है यहाँ पर रह गई। ठीक है, मतलब 10-12 की। तो ये एक रिपोर्ट आई है ओईसीडी की। अब हमारे लिए ओईसीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो भाई, बच्चों को कंफ्यूजन होती है एक तो ओपैक और ओईसीडी में, दोनों अलग अलग है। ओपैक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, गल्फ कंट्रीज आती हैं इसमें ज्यादातर। ओईसीडी कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, जो एक दूसरे को यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ओईसीडी एक डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी थी? 1961 में। ज्यादा कंट्रीज नहीं है इसमें, केवल 38 कंट्रीज का एक पार्टिसिपेंट है। ईयर इंपॉर्टेंट है, कितनी कंट्रीज हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके फ्रांस में। क्या इसमें इंडिया इंक्लूडेड है? तो बिल्कुल, इंडिया जो है, सॉरी, ओईसीडी का पार्ट नहीं है। ये यही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली थी कि क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ओईसीडी या इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओईसीडी। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ना ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस चलती हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच होती हैं। और ये सारी वो कंट्रीज हैं जो हाई इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। इनकी कलेक्टिव पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, इनकी जीडीपी भी काफी अच्छा खासा है। ठीक है, और ओईसीडी यूएन का भी पार्ट है एज एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रूप में जाते हैं ना, जो वहां पे मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, तो यूएन का ऑब्जर्वर भी है। तो हर कंट्री को यहाँ पर बेटर प्लान्स बनाना, उसके लिए हेल्प करती है ओईसीडी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तत्पर है प्रॉपर काम करने के। या आप पढ़ सकते हो ओईसीडी को अभी हाल फिलहाल में
कोलंबिया और कोस्टा रिका ने ज्वाइन किया है। ठीक है भाई, बाकी इंडिया नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल यूएनएफसीसीसी के ऊपर है, कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पे काम करती है। 1992 रियो अर्थ समिट याद है सबको, अर्थ समिट कहते हैं, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील में। तो वहां पे ये समिट हुआ था, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। और सारी की सारी कंट्रीज यूएनएफसीसी का मेंबर है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसका मेंबर बन गई है। इसका मेन काम क्या है? जो भी क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स है सब कुछ देखना। और इसने जो है सीओपी, जो मैं बता रही थी ना अभी दुबई में होने वाला है 30 तारीख को, वो सीओपी का मेन जो काम देखती है वो यूएनएफसीसी होती है। ठीक है, ये बस अपना एक ऑर्गेनाइज करती है, एक कॉन्फ्रेंस हर महीने, हर साल सॉरी, साल में 2 बार भी हो जाती है। तो ओईसीडी की रिपोर्ट यही कहती है, यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई थी उन्होंने यही बोला है कि क्लाइमेट की जो फंडिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज करो। लोन्स की फॉर्म में चल रही है, पब्लिक सेक्टर से इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ओईसीडी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी कुछ बताता है। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हमें जो है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, क्लाइमेट के चेंज को वापस से मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट का मतलब क्या होता है उसमें, आप कह लो कि उसको एक संभालने के लिए, अडेप्ट करने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस जरूरत होता है। ठीक है, वो आप फाइनेंसिंग कैसे भी ले सकते हो, एक कंट्री की हेल्प से ले सकते हो, और कंट्री के साथ मिलकर के किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, कैसे भी करके जो है फाइनेंसिंग आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसी के लिए है। आप इसका इस्तेमाल किस में करोगे? ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सब के लिए इस्तेमाल करोगे, ताकि इनके इम्पैक्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बन पाए। जैसे हम लोग हर चीज के लिए इमरजेंसी फंड रखते हैं ना, ठीक है, पढ़ाई के लिए अलग होता है, हेल्थ के लिए अलग होता है, तो ऐसे ही क्लाइमेट के लिए यहाँ पर अलग से फाइनेंसिंग की जाएगी, ताकि क्लाइमेट के चीजों को मिटिगेट किया जा सके। दैट इज नोन एज क्लाइमेट फाइनेंस। तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज सबको सपोर्ट करें, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर आगे चल के सपोर्ट करें, तभी बेटर एक बन पाएगा कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग को तरीके से देख पाए हैं, कंट्रोल कर पाए हैं। राइट, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काम आने वाली है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता भी है कि इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो कैसे काम करती है, और इसमें क्या क्या चेंज है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इसको हम कह सकते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं इसको। तो उसमें यही बोला गया है कि इसमें क्या है कि फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर का बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये अभी जो आई थी बासमती राइस के से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो यहाँ पर। और इस पॉलिसी में ऐसा नहीं लिखा कि हम एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट करेंगे वो 20% से बढ़ा देंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर बोला है कि हम लोग इंडिया की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो हम जीडीपी में काउंट करते हैं, उनको हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय $2 ट्रिलियन। वो आप यहाँ पर हम आगे लेकर के जाएंगे। सो ये है एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये अलग है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसे ही हम कहते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसको भी दिमाग में रखिएगा, सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है। हमारी इसकी 2023 की एक्सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस की भी जा चुकी है, जिसमें यही सब बोला गया था कि हम लोग किस तरीके से जो है इम्प्रूव करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में। ये तो देखो भाई, आपको पता ही है इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस, ये तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा न्यूज में है, हर जगह पर ही। तो इंडिया का एयर पोल्यूशन जो है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी की रिपोर्ट जब भी आती है तो इंडिया को काफी ज्यादा रैंक मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस के रूप में निकल के आती है ये चीज। और इसी की वजह से आप इसको रीड कर लो स्टेटमेंट्स को। इसमें आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट में। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सेकंड ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, एयर पोल्यूशन
रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में भी खूब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों के इलाकों में ही देखने को मिल रहा है, ये गांव के इलाकों में भी खूब देखने को मिल रहा है। और व्हीकल सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। व्हीकल तो करते ही हैं कंट्रीब्यूट, वो तो है ही एक फैक्टर। उसके साथ साथ और भी पॉल्यूटेंट्स हैं, वेरियस पॉल्यूटेंट्स और भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और भी क्राइसिस का पार्ट बन जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इनकरेक्ट ही तो पूछा है हमसे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर भी कुछ यही बन जाएगा, 2 और 3 बी हो जाएगा आंसर। अगला हमारा मेंस का आर्टिकल है जो कि कहता है कि भाई हमास के ऊपर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। यूएनएससी इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट पे क्या काम कर रहा है। एक बार इसको पूरे आर्टिकल को आपने भी पढ़ना है, रीड करना है, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी। यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। अभी नॉन परमानेंट में इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन 5 परमानेंट में भी इंडिया नहीं है। मतलब उसमें कौन कौन है वो मैं बता देती हूँ। यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया। इन पांचों के पास स्पेशल पावर है विच इज नोन एज वीटो पावर। रशिया ने मैक्सिमम टाइम्स वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो इनका, इस पूरे का जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व चलता है यूएन में, इन सब ने क्या यहाँ पर इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल प्ले किया है। ये क्वेश्चन अभी इसलिए दिया है क्योंकि काफी दिन हो गए हैं इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को। ऐसा नहीं है कि जस्ट ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो हमने पढ़ लिया, कुछ टाइम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली हैं नवंबर मंथ तक, नवंबर मंथ तक यहाँ पर क्या क्या हुआ है वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी यही है, काफी ज्यादा इसमें यही बोला जा रहा है, काफी न्यूज चैनल्स और ये सब यही कवर कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ भी एक सोल्यूशन नहीं निकाला है, फेल हो गए हैं, राइट। और साथ ही साथ ये भी बात है कि फेल्ड अटेम्प्ट्स भी इनके काफी रहे हैं। ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से पूरे उस एरिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 4 फेल अटेम्प्ट्स के बाद भी यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश मतलब की जा रही है, पर अभी तक भी इसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे, लेकिन कहीं पर भी इनके ड्राफ्ट में जो भी तैयार हो रहे हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने के लिए सीज फायर का जिक्र कहीं पर भी नहीं करा गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन वही है कि आपकी यूएनएससी के बारे में बताते बताते हुए करना है कि 15 मेंबर की काउंसिल होती है जिनकी जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को स्टार्ट किया, बट दे हैज बीन पैरालाइज्ड। आप कैसे बताएंगे कि ये वाली जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये पैरालाइज हो चुकी है इंटरनल डिविजन की वजह से, ठीक है। तो हुआ ये कि चाइना और रशिया ये सीज फायर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन यूएसए जो है, जो कि इसराइल के सबसे क्लोज है, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर को स्टार्ट करते हुए बताओगे कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं और वॉर की तरफ उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनका होना चाहिए रिस्पॉन्स, वो आप एक्सप्लेन करते हुए बताओगे कि यूएन का रोल क्या होना चाहिए, राइट। उसके बाद इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रही हैं मिडिल ईस्ट में, उसका क्या पूरा एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसका क्या सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, वो भी, ठीक है। तो अभी तो आप इसको पूरा करो कंप्लीट, बाकी इसको मैं आप लोगों को किसी लेक्चर में डिस्कस भी करूंगी। सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं अब तक उनको हम लोग डिस्कशन में भी लेके आएंगे। तो अभी तो आप इसको पहले कंप्लीट करिए यहाँ तक सारे अपने आर्टिकल्स को, फिर वी विल डिस्कस इट फर्दर ऑन। इसके पॉइंट को हम लोग और ज्यादा डिस्कशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कवर करते हैं।